इस विश्वविद्यालय द्वारा एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग विषय पर 2 सप्ताह के लिए आयोजित हो रहे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में संबद्ध हो रहे मेरे अत्यंत प्रिय और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी, इस विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति मेरे मित्र और शुभेच्छु प्रोफेसर CD सिंह जी, मेरे अत्यंत आत्मीय प्रोफेसर सत्यदेव पोद्दार जी, वाइस चांसलर महाराज वीर विक्रम यूनिवर्सिटी अगरतला त्रिपुरा, अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर राकेश सिंह जी, डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह जी, डॉक्टर ललित कुमार मिश्र जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी, साथ ही विभिन्न स्थानों से, अंचलों से, क्षेत्र से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे यशस्वी आचार्यगण, सहयुक्त आचार्यगण, सहायक आचार्यगण एवं अन्य सभी जो प्रतिभाग कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के 2 सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इस विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित है और इसकी सफलता के प्रति मैं इसलिए भी आश्वस्त हूँ कि प्रोफेसर राकेश सिंह जी की अकादमिक दक्षता से मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ और उनके जो सहयोगी लोग हैं इसमें प्रशांत जी, ललित जी और देवेंद्र जी, अन्य सभी जो इसमें यहाँ से सहयोग कर रहे हैं, हमारे तकनीकी स्टाफ के सदस्यगण। वस्तुतः यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि इस अवधि में कहने के लिए विश्राम की अवधि, लेकिन मानसिक धरातल पर अति सक्रियता की अवधि है यह। इस अवधि में इस सक्रियता को अकादमिक फलक पर और उन्नयन प्रदान किया जाए। विशेष करके शिक्षक संवर्ग के लिए ऐसे कार्यक्रमों की विशेष आवश्यकता भी होती है और इसकी उपादेयता भी होती है। तो ऐसे में कार्यक्रम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हम सभी कलयुग में हैं। कलयुग इसलिए कहा जाता है कि यह कल पुर्जों का युग है, इसलिए तकनीकी पर निर्भरता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि कल पुर्जों के सहयोग के बिना हम आज के संदर्भों में प्रगति के सोपान तय नहीं कर सकते, मानक तय नहीं कर सकते और ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए कल पुर्जों का युग है तो तकनीकी की स्वतः महत्ता है। कल युग का एक दूसरा आशय भी है कि हम कल पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। हमें भरोसा होता है कि आज की तुलना में कल हमारा बेहतर होगा, इसलिए कल के लिए हम आज ही तैयारी भी करते हैं कि हमारा जो आने वाला कल है वो हमारे लिए बड़ा शुभंकर हो, शुभकर हो, सुखदायी हो और हमें हर तरह से समृद्ध करे। आज का दौर कोविड-19 नामक विषाणु का दौर कहा जाता है। एक अदृश्य विषाणु जिसके चलते पूरी दुनिया भय और संशय की स्थिति में है। दुनिया के सभी राष्ट्र आज एक धरातल पर खड़े हैं। राष्ट्रों का जो वैकाशिक वर्गीकरण है समृद्धि के आधार पर अथवा सामर्थ्य के आधार पर, वह सब भेद मिट गया है। सब एक जैसे दिखलाई दे रहे हैं, सब एक समान इस कोरोना-19 से मुकाबला कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपने देश के निवासियों को सुरक्षित संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दौर में जो अदृश्य विषाणु है, आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति प्रयोगशाला में बैठ के उसे देखे, इसलिए उसके बारे में अनुमान हम कैसे करें, उसके बारे में हमारी जानकारी कैसी हो, उसके बारे में हमारी तैयारी कैसी हो, इसके लिए जो कल पुर्जों का युग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदृश्य विषाणु का मुकाबला हम अदृश्य माध्यम से ही कर रहे हैं। औषधियाँ दृश्यमान हैं, व्यक्ति दृश्यमान है, लेकिन जिस प्लेटफार्म से उसके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं और उसे निरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, वह अदृश्य प्लेटफार्म है जिसे हम डिजिटल मोड कहते हैं या डिजिटल प्लेटफार्म कहते हैं।
आज जीवन के जितने भी उपादान हैं, जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ हमारा होना आवश्यक है, वह सब लगभग बंद पड़े हैं। लेकिन इस बंदी और आर्थिक मंदी के दौर में भी हम मनुष्य हैं, इसलिए ना तो हम स्थिर रह सकते हैं, ना ही गति शून्य रह सकते हैं। हमें कुछ न कुछ करना ही होता है। इसलिए एक नया शब्द चला, वर्क फ्रॉम द होम। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, आइसोलेशन, ये सब नए टर्म चले जिससे हम इस अदृश्य विषाणु से दूर हो सकते हैं, दूर रह सकते हैं। इसकी पहुंच हमारे पास तक नहीं हो सकती है। इसका जो चेन है, इसका जो क्रम है, उसे हम तोड़ सकते हैं। उत्पादन कम हुआ है, लगभग बंद हो गए औद्योगिक आस्थान, देवालय भी बंद हो गए। अब जाकर विभिन्न देशों में देवस्थान जाने के लिए खुल रहे हैं, फिर भी सीमित संख्या में जाने की अनुमति है। अभी भी औद्योगिक आस्थान नहीं खुले, कार्यालय खुल रहे हैं, सीमित संख्या में जाने की अनुमति है। ऐसा इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। देवालय बंद तो हुए, लेकिन वहाँ से देवी देवता निकलकर औषधालय में आए और डॉक्टरों के रूप में, नर्सों के रूप में, वार्ड बॉय के रूप में हमारी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी रक्षा को खतरे में डाला। इसी तरह से हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, जो स्वैच्छक हैं अथवा हाउस कीपिंग में लगे हुए लोग हैं और रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन इस सारे उपक्रम में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, एक क्षेत्र ऐसा भी रहा जिस पर कोरोना का बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। वह क्षेत्र है शिक्षा का क्षेत्र। प्रभाव सिर्फ इतना पड़ा कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों से दूर हैं आज की तारीख में, और यह दूरी इसलिए है कि एक स्थान पर एकत्रित होने से कोरोना का कुप्रभाव ना पड़े, इसलिए यह दूरी है। देश में भी, दुनिया में भी विभिन्न अंचलों में संक्रमण है, इसलिए इस क्षेत्र से आवागमन के साधन भी अवरुद्ध हैं। एक चिंता की बात है कि हम अपने विद्यार्थियों से भी दूर हैं, हम अपने शिक्षकों से भी दूर हैं। अब ऐसे में हमारे संवाद की प्रक्रिया क्या हो, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया क्या हो, हम विद्यार्थियों से कैसे जुड़ें, विद्यार्थियों के साथ ही उनके संरक्षकों की भी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं शिक्षण संस्थानों से, हम उनकी अपेक्षाओं को कैसे पूरा करें। साथ ही हमारे शिक्षक संपर्क में जितने लोग हैं जिन्हें बहुत आगे जाना होता है, उनके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आगे बढ़ने के लिए, उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा करें। तो ऐसे कार्यक्रम संचालित होते हैं जो यह संचालित हो रहा है। इसे प्रत्यक्ष रूप में आकर के सुनना, देखना आज की तारीख में संभव नहीं है। इसीलिए इस डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, और इसके माध्यम से हम कैसे शिक्षण और अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग, सिखाना और सीखना, अध्यापन और अध्ययन, यह क्रम कैसे चले, इस पर विचार होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैंने आरंभ में ही चर्चा किया आप लोगों से कि कलयुग है, कल पुर्जों का युग है, इसलिए तकनीकी की बहुत ज़्यादा महत्ता है, और इतनी अधिक महत्ता है कि आज समाज शास्त्र को भी कहा जाता है इट इज़ सोशियोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी। यह तकनीकी का समाज शास्त्र है, तकनीकी द्वारा सपोर्टेड है और तकनीकी द्वारा ही कनेक्टेड है। ये जो सपोर्टेड और कनेक्टेड भाव है आज की तारीख में स्पष्टता दिखलाई दे रहा है। यह डिजिटल प्लेटफार्म की ही देन है कि मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, आप सबको सुनूंगा भी अभी, और आप सबको देख के जो विशेष सुख, संतोष और आनंद की अनुभूति होती है, इसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। आज की तारीख में अब हम सीधे क्लासरूम में बच्चों को बैठाकर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन भला हो इस टेक्नोलॉजी का और डिजिटल प्लेटफार्म का कि हम पहले से कहीं अधिक आज विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। पहले हम क्लासरूम में पढ़ाते थे, हमारे लिए काम करने के घंटे निर्धारित होते हैं, लेकिन आज 24/7 हम अवेलेबल हैं विद्यार्थियों के लिए। तो ये पढ़ाने का हमारा समय भी बढ़ गया है, बच्चों के सीखने का समय भी बढ़ गया है। इस गूगल मीट के माध्यम से MHRD ने बहुत सारे पोर्टल विकसित किए हैं, UGC ने विकसित किए हैं, स्वयं प्रभा है, दीक्षा है, बहुत सारे पोर्टल
उसकी कमी ही नहीं है। आप गिन भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा संख्या में पोर्टल हो गए विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों के लिए, जिस पर सूचना के स्रोत कितने हैं इसका भी अनुमान करना कठिन है। हर सब्जेक्ट पर कितनी सामग्री है आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि प्रत्येक विषय पर जो सुलभ सामग्री है, अगर एक शब्द में कहें तो अथाह है, और उस अथाह सामग्री से हम अपने काम भर का ले सकते हैं। साथ ही हमारे सारे शिक्षक जो विद्यार्थियों के संपर्क में हैं निरंतर, वो क्लासरूम में उन्हें क्या पढ़ाया जाना है, लेक्चर लिस्ट क्या है उनके पास, सब्जेक्ट क्या होता है, एक सेमेस्टर के लिए कितना पढ़ाना होता है, वो सारी सामग्री क्रमशः अपलोड कर रहे हैं। तो एक तरह से शिक्षक भी बिल्कुल अपडेट हैं। साथ ही साथ उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इसलिए अपने को उस अंतर्राष्ट्रीय मानक पर रखना होगा। तो स्वतः स्फूर्त हैं आज के दौर में अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छा देने के लिए। विद्यार्थी भी बहुत ज़्यादा जागृत है। जो सामग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुलभ कराई जा रही है वह ग्रहण कर रहा है। केवल अपनी संस्था से संबंधित आचार्यों के ज्ञान से ही वो परिपूर्ण नहीं हो रहा। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी अच्छी सामग्री है, उसके विषय से संबंधित, शोध से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित या ज्ञान की विभिन्न विधाओं से संबंधित, वह सहज रूप में प्राप्त कर रहा है। इसलिए आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक कंपटीशन है, अध्यापन के क्षेत्र में भी और अध्ययन के क्षेत्र में भी। इसकी बहुत सारी खूबियां भी हैं। एक तो यह सबके लिए एक्सेसिबल है। दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले लोग अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो देख सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में, मेरा आशय आप सभी के विश्वविद्यालय से है, क्या मैटर अपलोड हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी उसे देख सकता है। विद्यार्थी की क्या जिज्ञासा है वह अपने प्रोफेसर से, टीचर से शेयर कर सकता है और उसकी जिज्ञासा का समाधान भी होता है। हमारे विश्वविद्यालय में कई चरणों में ऐसा होता है। शिक्षक स्वयं करते हैं, विद्यार्थियों से फीडबैक लिया जाता है, कुछ टेस्ट के लिए मैटर भेजे जाते हैं, फिर उनके जवाब आते हैं। ये सारी हमारे डीन एकेडमिक्स मॉनिटर करते हैं और उसके ऊपर मैं स्वयं देखता हूँ कि इसमें किसकी कितनी सक्रियता है और बच्चे कितनी अधिक रुचि ले रहे हैं। मुझे इस बात की अतिशय प्रसन्नता है कि हमारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक इसमें बहुत तन्मयता से लगे हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी रुचि ले रहे हैं इस कार्य में और इसलिए उनका पाठ्यक्रम भी पूरा है। अब हम लोगों को तय करना है कि परीक्षा का मोड क्या हो। भारत सरकार द्वारा इस पर भी विचार किया जाना है कि हम कितनी डिग्री ऑनलाइन मोड से दे सकते हैं, कितना पाठ्यक्रम हम ऑनलाइन मोड से तय कर सकते हैं। यह भी एक विचाराधीन विषय है और शीघ्र इस पर भी निर्णय हो जाएगा। एक सुविधा यह है कि इस तक सबकी पहुंच है। दूसरी सुविधा इसकी यह है कि ये महंगा नहीं है। आप कह लें निःशुल्क है, आपके पास डाटा सुलभ है, आप अपने अनुकूल उसमें से ले सकते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन सुलभ है, अपने रुचि के हिसाब से आप जानकारी ले सकते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से ले सकते हैं, अन्य विषयों में रुचि है तो उसके हिसाब से जानकारी ले सकते हैं। फिर इसके लिए आपको समय की बाध्यता नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है इसलिए अस्थायी रूप से अवेलेबल है। आप किसी कार्य में व्यस्त हैं, उसके बाद आकर आप उससे अपने को कनेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। केवल ये विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, जिनकी अध्ययन में रुचि है वो चाहे सर्विस क्लास के हों अथवा सर्विस क्लास के न भी हों, तो इससे कनेक्ट हो सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसकी बहुत खूबियाँ हैं। मुश्किल यही है कि हम सीधे विद्यार्थियों से और शिक्षकों से संवाद नहीं कर पा रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुविधा यह है कि आप कहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रत्यक्षतः देख रहा हूँ, ये इसकी खूबी है। इसलिए अब आने वाले दिनों में सभी विश्वविद्यालयों के पास, उच्च शिक्षण संस्थानों के पास वर्चुअल क्लासरूम होंगे, आप जिन्हें डिजिटल क्लासरूम भी कह सकते हैं। इसके साथ ही जितने हमारे शिक्षक बंधु हैं वह धीरे धीरे इसके साथ एकस्टम्ड हो जाएंगे।
कोई चीज़ हम ओवरनाइट नहीं सीखते, सीखने में थोड़ा समय तो लगता है। इस कोरोना फेज में जो अब तक की अवधि है, लगभग सभी शिक्षक इसके संचालन में, इसका सहयोग लेने में अभ्यस्त हैं। इसमें पारंगत भी हो जाएंगे यथाशीघ्र, बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगने वाला है। जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होगा, विद्यार्थियों से मिलना शुरू होगा, रिसर्च के क्षेत्र में और प्रैक्टिकल के क्षेत्र में कुछ थोड़ी बाधाएं हैं। हम अध्ययन अध्यापन का कार्य तो डिजिटल मोड से सुगमता पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए जितना थ्योरेटिकल ज्ञान है वह विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, वो संभव है, लेकिन प्रैक्टिकल रूम में बैठ करके, लेबोरेटरी में आकर के जो काम किया जा सकता है वह अभी नहीं हो पा रहा। इसके लिए विज्ञान ने प्रगति की है, जिसे सब क्रिटिकल स्टेज का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अभी यह उच्च शोध संस्थाओं में होता है। हो सकता है आने वाले दिनों में यह कार्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शुरू हो जाए, लेकिन यह अस्थायी फेज नहीं है। यह आज के दौर का उपक्रम है, आज के दौर की आवश्यकता है, और इसके माध्यम से हम सब कार्य कर ले रहे हैं। विद्यार्थियों को इस मोड से दिखलाया जा सकता है उनके प्रैक्टिकल रूम क्या हैं, लैब्स कैसे हैं, क्या क्या उसमें हो सकता है। शिक्षक स्वयं वहाँ खड़ा होकर निर्देश दे सकता है, बता सकता है, प्रश्न कर सकता है। बच्चों से प्रैक्टिकल के स्थान पर डिजर्टेशन लेने का विधान है। फील्ड वर्क जितना भी किया हो, आज वर्जित है फील्ड में जाना। अगर बहुत आवश्यक हो तो मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए जाएं, वहाँ से सामग्री लें, उसका डिजर्टेशन दें। शोध भी इसी क्रम में अब हो रहा है, कोई कार्य बाधित नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा सक्रिय रहा है, और हमको लगता है सामान्य परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है। आज का दौर अब यह तय करना है कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों का हम किस तरह समायोजन करें। जो डिजिटल मोड है, इसमें उपक्रम हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया के जितने भी रास्ते हैं, इंटरनेट है, ईमेल है, उसके माध्यम से हम जाएं, लेकिन सामग्री हम वही लें जिसका हमारे जीवन में उपयोग होना है। यह चयन का विकल्प हमारे पास होता है कि हमें क्या चयन करना है। यह शिक्षक के पास भी है, विद्यार्थी के पास भी है। विकल्प हमेशा बेहतर अपनाना चाहिए। यह शिक्षक के लिए भी है, शिक्षार्थी के लिए भी है। इसलिए टूल्स और टेक्नोलॉजी का एक नियंत्रित प्रयोग होना चाहिए। अन्यथा अगर हम अनियंत्रित प्रयोग करेंगे तो हम उस दौर में पहुंचेंगे जिसे मैन वर्सेस मशीन का दौर कहते हैं, कि मनुष्य ज़्यादा प्रभावी होगा या मशीन ज़्यादा प्रभावी होगा। आज के दौर में हम लोग एक नया शब्द सुनते हैं, उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इंटेलिजेंस तो नैसर्गिक शब्द है, लेकिन तकनीकी का इतना विकास हो गया कि हमने अपने दिमाग के समानांतर एक कंप्यूटर तैयार कर लिया, मोबाइल तैयार कर लिया। बहुत सारी सूचनाओं के लिए हम अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे, हम कंप्यूटर और मोबाइल का प्रयोग कर ले रहे हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारा विकल्प न बन जाए, इसका हमें ध्यान रखना है, उसका नियंत्रित प्रयोग करना है। तभी हम अपनी मनुष्यता को भी बरकरार रखेंगे। हमारे पास जितने मानव मूल्य हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसे हम सहेज कर ले चलेंगे, और यही वास्तविक इनोवेशन है। शिक्षा में नवाचार की गुणवत्ता परक भी हो, मूल्य परक भी हो, राष्ट्र बोध हो, समाज बोध हो, नागरिकता का भाव हो, और सब में समभाव हो। तो इस तरह हमारी शिक्षा प्रणाली, जो आज बहुत तेजी से व्यवस्थित है और विकसित है, और भी ऊंचाइयों तक जा सकेगी। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे शिक्षक जो सुन रहे हैं, इसमें भाग कर रहे हैं, वह सदैव पॉजिटिव हों, क्रिएटिव हों, अटेंटिव हों और सेंसिटिव हों। ये चार शब्द हमेशा उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सदैव सक्रिय और सतर्क रहना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए और संवेदनशील होना चाहिए। यह भाव भी अब हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यक्त करना है, क्योंकि आभासी दुनिया तो आभासी दुनिया होती है। यह बहुत अस्थायी फेज नहीं है, इसके बाद हमें यथार्थ की दुनिया में जाना है। इसलिए हम पूर्णतः कृत्रिम ना हो जाएं, इसका हमें निरंतर ध्यान रखना है।
जो प्रतिभाग कर रहे हैं उनके लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी, कि ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं कि सदैव अटेंटिव रहना है, क्रिएटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है और सेंसिटिव रहना है, संवेदनशील। इससे हमारे सारे मानव मूल्य हमारे साथ चलेंगे। शिक्षा का ध्येय यही होता है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। हम ज्ञानार्थ शिक्षा की दुनिया में आते हैं और फिर बाहर निकलकर समाज की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं और सर्वोपरि मानवता की सेवा करते हैं। हमें अपने बुद्धि विवेक का हमेशा प्रयोग करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मंतव्य के साथ यह कार्यक्रम चल रहा है आप उस मंतव्य को पूरा करेंगे। जो प्रतिभाग कर रहे हैं, प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी, प्रोफेसर सत्यदेव पोद्दार जी, हमारे अनन्य मित्र प्रोफेसर CD सिंह जी और इनके अतिरिक्त जो लोग भी इसमें अपना विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान देंगे, उनसे सभी लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः इस कार्यक्रम के लिए प्रोफेसर राकेश जी सिंह सहित आयोजक मंडल के सभी सदस्य लोगों को मेरा साधुवाद, आशीर्वाद, और जो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, हमारे मित्र कुलपति गण सहित सभी को मेरी ओर से साधुवाद और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।